नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम 4 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 5th क्वेश्चन है, आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत? देखो, आतंकवाद जो है वो नया खतरा है। ऐसा खतरा पहले नहीं हुआ करता था, इसीलिए ये परंपरागत नहीं है, ये है अपरंपरागत। 6th क्वेश्चन देखो, सुरक्षा के परंपरागत परिप्रेक्ष्य में बताएं कि अगर किसी राष्ट्र पर खतरा मंडरा रहा हो तो उसके सामने क्या विकल्प होते हैं। परंपरागत तरीके में क्या होता है, जब बाहर से अटैक हो जाए कोई, यानी कि अगर कोई हमला कर दे आप पे, आपके पास क्या ऑप्शन होंगे। यानी किसी देश पर अगर हमला होता है तो उसके पास क्या ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है शत्रु देश के सामने आत्मसमर्पण कर देना, यानी कि पहले क्या है वो क्या करे, घुटने टेक दे, सरेंडर कर दे उसके सामने। शत्रु देश को युद्ध से होने वाले खतरों व हानि से डरना, यानी कि जो दुश्मन है उसके जो रिजल्ट निकलेंगे उससे लड़ाई करने के, उस बात से डरना और पहले ही उसकी बात मान लेना। देखो, पहला ऑप्शन है आत्मसमर्पण कर देना, यानी युद्ध करना और फिर आप घुटने टेक दो, वो क्या है, आत्मसमर्पण कर देना। दूसरा तरीका होता है कि आप उसकी बात पहले ही मान लो युद्ध करने से, ठीक है। तो 2 पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट, शत्रु देश के साथ युद्ध करके उसे पराजित करना, यानी कि आप युद्ध लड़ो और उसे हरा दो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर लड़ाई होगी तो ये 2 ही 3 काम करोगे आप, या तो उसकी बात मान लोगे, या सरेंडर कर दोगे, या लड़ाई लड़ोगे और उसे हरा दोगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो परंपरागत क्या है, अपरंपरागत क्या है, सारी बातें मैंने आपको वहाँ पे बताई है। अगर कोई बच्चा है जो कि पहले ही इन वीडियोज़ को देख रहा है, उसने चैप्टर वाली वीडियोज़ नहीं देखी, तो वो पहले प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ जाकर सभी वीडियोज़ को लाइन से देखो। आपको वहाँ पे मैंने पूरी चीज़ें अच्छे से समझा रखी हैं। अब देखो, आप 7th क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम कर सकता है। शक्ति मतलब पावर, संतुलन मतलब उसका बैलेंस बनाना, यानी कि शक्ति संतुलन का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पावर। यानी कि जब एक देश किसी दूसरे अपने पड़ोसी से या किसी और देश से अपनी शक्ति को बनाए रखता है, यानी कि अगर एक देश पावरफुल है तो दूसरे वाला देश भी कुछ भी करके उसके बराबर अपनी पावर कर लेता है, तो वो शक्ति संतुलन कहलाता है। अब इसमें देखो क्या लिखा है, शक्ति संतुलन का अर्थ। शक्ति संतुलन का अर्थ है कि किसी भी देश को इतना सबल नहीं बनने दिया जाए कि वह दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, यानी किसी भी देश को इतना पावरफुल ना बनने दिया जाए कि वो दूसरों के लिए खतरा बन जाए। शक्ति संतुलन के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता पूर्वक संचालित कर सकते हैं, यानी कि शक्ति संतुलन करके छोटे छोटे देश भी बड़ी बड़ी महाशक्तियों के बराबर आ सकते हैं और अपनी चीज़ों को वो बिल्कुल आज़ादी से चला सकते हैं। इस प्रकार यह एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें शक्ति तथा नीतियों निर्माण इकाइयों के हाथों में ही रखी जाती है, यानी कि जो पावर है वो सारी की सारी जो नीति निर्माण इकाइयां हैं, जैसे कि वर्ल्ड में यूएनओ है या और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हाथ में पावर कर दी जाती है ताकि कोई एक देश पावरफुल ना बने। अब देख लो, किसी के अनुसार आप डेफिनेशन सिडनी बीएफ के अनुसार है, शक्ति संतुलन सभी राष्ट्रों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि उनमें से किसी भी सदस्य को इतना सबल बनने से रोका जाए कि वह अपनी इच्छा को दूसरों पर लाद ना सके, यानी कि कोई भी देश इतना पावरफुल ना हो सके कि वो दूसरों पे अपनी मनमानी दिखाए। तो आपको किसी के नाम से भी डेफिनेशन याद करनी होती है ताकि आपके जो 1 या 2 नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछते हैं वहाँ पे आप लिख सको, ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े। तो 1-2 आप ऐसे नाम से भी याद कर लो। मीनिंग तो आपको मैंने समझा ही रखा है चैप्टर में भी, और मैंने अभी भी आपको बता दिया कि जब बैलेंस ऐसे बनाया जाए कि दूसरे को पावरफुल ना बनने दिया जाए, तो वो क्या है, शक्ति संतुलन। अब दूसरे आदमी के अनुसार देख लो, मार्गेंथो के अनुसार शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामान्य सामाजिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति है, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में, यानी जो वर्ल्ड राजनीति में जो एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं देश, उसमें क्या है, सामाजिक सिद्धांत की बात करता है ये, कि एक ऐसा सिद्धांत होना चाहिए जिसमें कोई भी पावरफुल ना बने। तो बिल्कुल सिंपल सी एक लाइन है इनकी, शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामान्य सामाजिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति है, यानी कि एक सामाजिक सिद्धांत है। अब देख लो इसके उपाय क्या हैं, कोई देश शक्ति संतुलन कैसे बना सकता है। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शक्ति संतुलन क्या है और कोई देश इसे कैसे कायम कर सकता है। अब देखो कैसे कैसे कर सकते हैं, आप खुद सोचो। बड़े बड़े देशों को टक्कर देनी है तो छोटे छोटे देश क्या कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे देशों का एक ग्रुप बना लें, बड़े देश के बराबर की पावर हो जाए उनकी, ऐसा कर सकते हैं ना। ये एक तरीका है बैलेंस ऑफ पावर बनाने का। अब देखो इसमें पहला क्या दे रखा है, शक्ति संतुलन बनाने के लिए
एक साधारण तरीका गठजोड़ एवं प्रतिगठजोड़ है, यानी कि वही जो ग्रुप बनाना, गठजोड़ का मतलब है ग्रुप बना लेना। तो गठजोड़ बना लेना यानी एक ग्रुप बनाना और बहुत सारे ग्रुप बनाना क्या है, इसका एक तरीका है। यह प्रणाली बहुत पुरानी है, यानी बहुत पहले से ये काम होते हैं। आपने देखा होगा राजा महाराजा भी एक दूसरे से दोस्ती कर लेते थे। कोई जिससे दुश्मन ज़्यादा बड़ा आ रहा है अगर, तो आपस में वो दोस्ती करके अपना गठजोड़ कर लेते थे, अपना एक ग्रुप बना लेते थे। तो ये चीज़ें हमेशा से होती आई हैं। इसका उद्देश्य होता है कि किसी राष्ट्र की शक्ति बढ़ाना, यानी एक छोटे राष्ट्र की शक्ति बढ़ जाती है अगर वो गठबंधन बना लेता है तो। छोटे और मध्यम राज्य इस प्रणाली द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो छोटे और मीडियम जो राज्य होते हैं वो ऐसे करके क्या करते हैं, अपना लेवल बना लेते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, मैंने आपको पढ़ा भी रखे हैं इस बुक में। जैसे कि आसियान बना था, यूरोपीय यूनियन बना था, भारत का भी है जिसको कि शार्क बोलते हैं। उसके अलावा ब्रिक्स बना हुआ है, नाटो बना रखा है अमेरिका ने, जिसमें कि बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि साथ मिलकर लड़ते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हमने अब तक पढ़ ली हैं। तो बहुत सारे सैनिक संगठन हैं जिनकी वजह से क्या हो रखा है, शक्ति का संतुलन। दूसरा पॉइंट देखो, शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक तरीका शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण भी है। शस्त्रीकरण का मतलब है हथियार बनाना और निशस्त्रीकरण का मतलब है हथियारों पर रोक लगाना। तो हथियार बनाने से भी जो है बैलेंस बन सकता है पावर का, और हथियार रोकने से भी बैलेंस बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझो आप, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए और उसके पास बंदूक है, तो उसने बंदूक तान दिया आपके ऊपर। अगर आपके पास भी बंदूक है, आपने भी तान दी बंदूक, तो क्या होगा, वहीं पे रुक जाएगा ना, वो भी घबराएगा, भाई मेरे को भी लग सकती है। तो हथियार बनाकर भी बैलेंस ऑफ पावर हो सकता है। दूसरा तरीका निशस्त्रीकरण, हथियारों पर रोक लगाकर। अगर सामने वाले के पास बंदूक ही ना हो तो आप भी खाली हाथ, वो भी खाली हाथ, तो भी बैलेंस ऑफ पावर बन गया। तो हथियार बनाकर भी कंट्रोल हो सकता है, और जो हथियार है उस पर रोक लगाकर भी कंट्रोल हो सकता है। इसका एक बहुत मेन एग्जाम्पल है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट में क्या हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने थे। तो दोनों की लड़ाई होने वाली थी बिल्कुल, पर दोनों के पास ही एटम बम था। इसी वजह से दोनों डर गए थे एक दूसरे से कि अगर लड़ाई होगी ना तो हम दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो ये था शक्ति संतुलन बनाने का तरीका। यहाँ पे हमें ये बात पता चल गई कि हथियार बनाकर, क्योंकि दोनों के पास एटम बम था, तो हथियार बनाकर भी क्या हो सकता है, बैलेंस ऑफ पावर। और हथियारों पर रोक लगाकर भी क्या हो सकता है, बैलेंस ऑफ पावर। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न राज्यों ने समय समय पर शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण पर जोर दिया है। यानी कि अलग अलग राज्यों ने वो बहुत बार ऐसा किया है कि उन्होंने हथियार बनाकर भी बैलेंस ऑफ पावर किया है और हथियारों पर रोक लगाकर भी किया है। ये फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको सारा पढ़ाया था। अब हमारा 8th क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो कई क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। देखो, एक तो शक्ति संतुलन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये 8th क्वेश्चन जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पारंपरिक सुरक्षा है और अपारंपरिक सुरक्षा है, उसमें जो अंतर वाला क्वेश्चन था, जो कि इससे पहले वीडियो में हमने किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 या 4 क्वेश्चन आपके इन 10 क्वेश्चन में थे। एनसीईआरटी के जो 10 क्वेश्चन हैं, इनमें से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल जिनमें से पक्का आपसे पूछते हैं। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन देंगे तो इनमें से एक जरूर उठाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। अब 8th क्वेश्चन देखो आप, सैन्य संगठन के क्या उद्देश्य होते हैं? किसी ऐसे सैन्य संगठन का नाम बताएं जो अभी मौजूद है। इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताएं। सैन्य गठबंधन का उद्देश्य विरोधी देश के सैन्य हमले को रोकना अथवा उससे अपनी रक्षा करना होता है। बिल्कुल ठीक है भाई, दुश्मन के सैन्य हमले से बचना और उससे रक्षा करना, उसके हमले को रोकना ही क्या होता है, सैन्य संगठन का उद्देश्य है। सैन्य गठबंधन बनाकर एक विशेष क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। यानी सैन्य संगठन बनाकर एक पर्टिकुलर एरिया में हम क्या बना सकते हैं, बैलेंस ऑफ पावर। वर्तमान समय में नाटो नाम का एक सैन्य संगठन कायम है। नाटो के मुख्य उद्देश्य हैं, तो आज के टाइम पे कौन सा है जो चल रहा है, वो है नाटो। पहला उद्देश्य है नाटो का, यूरोप पर हमले के समय अवरोध की भूमिका निभाना। यानी कि जब भी यूरोप पर हमला होगा तो उसे रोक दिया जाएगा, सारे नाटो के देश साथ में मिल जाएंगे। अवरोध का मतलब है रोक देना। तो नाटो के चार्टर पे लिखा हुआ है कि अगर हमारे में से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो हम सारे उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और सारे साथ में लड़ेंगे। तो अवरोध कर देता है, रोक देता है हमले को। सेकंड पॉइंट,
सैन्य व आर्थिक विकास के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय देशों को सुरक्षा छतरी प्रदान करना, यानी कि जो आर्मी है उसकी फील्ड में भी और आर्थिक फील्ड में भी क्या करना, अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना और यूरोप के देशों को सुरक्षा देना ही नाटो का उद्देश्य है। थर्ड पॉइंट है भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ होने वाले संभावित युद्ध के लिए यूरोप व अमेरिका के लोगों को मानसिक तौर पर तैयार करना, यानी जब ये नाटो बनाया गया था उस टाइम पे इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो सोवियत संघ है उससे टक्कर लेना, क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर चला हुआ था और 1949 में जो है नाटो बनाया गया था। तो उस टाइम पे इसका मेन उद्देश्य यही था यूरोप के लोगों को और अमेरिका के लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना ताकि वो सोवियत संघ से युद्ध लड़ पाए। तो ये उसके मेन उद्देश्य हैं, सोवियत संघ से लड़ना, हमले के समय अवरोध की भूमिका निभाना, एक दूसरे की सुरक्षा करना, एक दूसरे का साथ देना, अगर किसी एक पर हमला होता है तो सारे साथ लड़ेंगे, यही है नाटो के उद्देश्य। अब देखो आप 9th क्वेश्चन, पर्यावरण के तेज नुकसान से देशों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्कों की पुष्टि करें। अब जो ये पर्यावरण खराब हो रहा है, क्या इससे सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है? बिल्कुल हो गया है भाई। विश्व स्तर पर पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है। पर्यावरण खराब होने से निसंदेह मानव जाति को खतरा उत्पन्न हो गया है, यानी बिल्कुल मानव जाति को बहुत खतरा है इस चीज़ से। ग्लोबल वार्मिंग से हिमखंड पिघलने लगे हैं, यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसके कारण मालदीव तथा बांग्लादेश जैसे देश तथा भारत के मुंबई जैसे शहरों के पानी में डूबने की आशंका पैदा हो गई है। अब समुंदर में जो बर्फ़ जमी रहती है अगर वो पिघल जाएगी तो उससे क्या होगा, पानी जो है वो बहुत ऊपर उठ जाएगा, उससे क्या होगा, बहुत सारा एरिया डूब जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग हुई है जिसकी वजह से बर्फ़ पिघल रही है। बर्फ़ पिघलने से क्या होगा, समुंदर का जो पानी है उसका लेवल ऊंचा उठ जाएगा, जिससे कि बहुत एरिया में बाढ़ आ सकती है, सुनामी जैसी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। तो पर्यावरण खराब होने से वातावरण में कई तरह की बीमारियां फैल गई हैं, जिसके कारण व्यक्तियों के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। तो पर्यावरण अगर खराब होगा, जैसे कि आप देखते हो आजकल कितनी बुरी हालत है, धुएं की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी दिक्कत है आज के टाइम पे, खाने पीने में दिक्कत हो जाती है, ख़राब चीज़ें खाते हैं, पर्यावरण पोल्यूटेड रहता है, ठीक है। तो हर चीज़ क्या कर रही है, आदमी को धीरे धीरे मार रही है। तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचना तो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा गंभीर खतरा पर्यावरण की वजह से पैदा हो गया है। इससे बीमारियां फैल रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, आँखों की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो ये सारी चीज़ें बड़ी हैं पर्यावरण के नुकसान की वजह से या प्रदूषण फैलने की वजह से। अब देखो आप 10th क्वेश्चन, देशों के सामने फिलहाल जो खतरे मौजूद हैं उनमें परमाणविक हथियार का सुरक्षा अथवा अपरोध के लिए बड़ा सीमित उपयोग रह गया है। इस कथन का विस्तार करें। इसको आप समझना अच्छे से। अब अगर लाइन समझ गए तो आंसर बड़ा इजी है इसका। देशों के सामने यानी कि जो पूरी दुनिया है उसके सामने जो आज के टाइम पे खतरे हैं उनमें परमाणविक हथियार यानी कि एटम बम का सुरक्षा अथवा अपरोध, सुरक्षा मतलब कि सिक्योरिटी, अपरोध मतलब कि रोकना, का बड़ा सीमित यानी बहुत लिमिटेड, सीमित का मतलब लिमिटेड, तो बहुत लिमिटेड यूज़ रह गया है एटम बम का। तो ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एटम बम का यूज़ करना आज के टाइम पे उससे ना तो सुरक्षा बनती है और ना ही वो किसी चीज़ को रोक सकता है, क्योंकि आजकल अधिकतर देशों के पास, बड़े बड़े जितने भी देश हैं उन सब के पास एटम बम है। अब कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता, ना ये कह सकता पाकिस्तान हमसे कि मैं एटम बम डाल दूंगा, ना हम पाकिस्तान से कह सकते, क्योंकि बहुत नुकसान है दोनों को। अगर युद्ध होता है तो दोनों के पास एटम बम होगा। तो आज के टाइम पे जो है एटम बम की धमकी जो कभी पहले चलती थी, जैसे अमेरिका ने दी थी जापान को, वो चीज़ें अब नहीं चलेंगी। ये कह रहा है क्वेश्चन कि परमाणविक हथियार का सुरक्षा में और अपरोध में अब बहुत ही लिमिटेड यूज़ रह गया है, क्योंकि अब कोई भी देश इसे यूज़ नहीं करता। बहुत ही तगड़ी चीज़ हो जाएगी अगर कोई देश इसे यूज़ कर देगा तो अब देखो, विश्व में जिन देशों ने परमाणु हथियार प्राप्त कर रखे हैं उनका यह तर्क है कि उन्होंने शत्रु देश के आक्रमण से बचने तथा शक्ति संतुलन कायम रखने के लिए इसका निर्माण किया है। परंतु वर्तमान समय में इन हथियारों के होते हुए भी एक देश की सुरक्षा की पूर्ण गारंटी नहीं दी जा सकती। एटम बम होते हुए भी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। उदाहरण के लिए आतंकवाद तथा पर्यावरण के खराब होने से वातावरण में जो बीमारियां फैल रही हैं उन पर परमाणु हथियारों के उपयोग का कोई औचित्य नहीं है। ये क्या कह रहे थे कि एटम बम से सुरक्षा का और रोकथाम का कोई लिमिटेड यूज़ रह गया
गया है, कोई ज़्यादा बड़ा यूज़ नहीं है। तो ये बात पता चली अब आपको कि किस चीज़ में यूज़ नहीं रह गया। आतंकवाद बढ़ रहा है, अब आतंकवाद पे एटम बम थोड़ी डाल दोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ पे आतंकवादी विचारधारा, आतंकवाद तो एक तो इन चीज़ों से निपटना बड़ी ही कठिनाई वाला काम है और ये एटम बम से भी नहीं हो सकता। तो आतंकवाद को रोकना, जो पर्यावरण ख़राब हो रहा है उसको रोकना, अब बीमारियां फैल रही हैं उसको रोकना, इन सब में एटम बम यूज़ थोड़ी हो जाएगा। तो उन पर परमाणु हथियार का उपयोग का कोई औचित्य नहीं है, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती कि एटम बम का यूज़ करें और हम सुरक्षा बना लें। इसलिए यह कहा जाता है कि वर्तमान समय में जो खतरे उत्पन्न हुए हैं उनमें परमाणविक हथियार का सुरक्षा अथवा अवरोध के लिए बड़ा सीमित उपयोग रह गया है। यानी हम कह सकते हैं जो एटम बम है वो तो केवल पारंपरिक चीज़ों में यूज़ हो सकता है, जैसे कि पहले के समय में युद्ध होते थे, ठीक है, आक्रमण होते थे, उनमें तो एटम बम की धमकी आप दे सकते हो किसी न किसी को। पर जो अब नए खतरे आए हैं अपरंपरागत, उसमें तो एटम बम का कोई भी यूज़ नहीं हो सकता। गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी, आतंकवाद, हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी नए खतरे हैं, यानी अपरंपरागत खतरे हैं। तो इनमें हम एटम बम जैसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते और यही चीज़ें आजकल ज़्यादा बढ़ रही हैं। युद्ध वगैरह तो होते नहीं आजकल, बहुत कम होते हैं, ठीक है। जब से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद से एक भी बड़ा वॉर नहीं हुआ है। तो ये बात साबित करती है कि आज के टाइम पे एटम बम का जो औचित्य है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो रही है, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं रह गया। अब देखो 11th क्वेश्चन, भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए किस किस्म की सुरक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए, पारंपरिक या अपारंपरिक? यानी कि किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए भारत को, पारंपरिक चीज़ों से सुरक्षा को या अपारंपरिक? देखो पारंपरिक में क्या होता है, युद्ध का खतरा या बाहरी आक्रमण का खतरा। अपारंपरिक में क्या होता है, जो भी नई चीज़ें ऐड हुई हैं जैसे आतंकवाद, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें। तो पारंपरिक और अपारंपरिक, भारत में तो दोनों प्रॉब्लम है भाई, तो भारत को दोनों चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो देखो अब आंसर, भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारत को पारंपरिक एवं अपारंपरिक दोनों प्रकार की सुरक्षा को वरीयता देनी चाहिए, यानी वही बात आ गई, दोनों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। क्योंकि भारत सैनिक दृष्टि से भी सुरक्षित नहीं है एवं अपारंपरिक ढंग से भी सुरक्षित नहीं है, ठीक है। सैनिक दृष्टि से भी हमें डर रहता है कभी पाकिस्तान अटैक ना कर दे, कभी चाइना अटैक ना कर दे। और दूसरा अपारंपरिक तो है, यहाँ पे भाषावाद है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, आतंकवाद है, सारी चीज़ें हैं भारत में। तो भारत को दोनों चीज़ों से निपटना है, दोनों खतरे हैं भारत के सामने। भारत के दो पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं तथा उन्होंने भारत पर आक्रमण भी किया है। हमारी चीन से भी लड़ाई हो चुकी है, पाकिस्तान से भी लड़ाई हो चुकी है और दोनों के पास एटम बम भी है। तो हमें पारंपरिक सुरक्षा पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अतः भारत को पारंपरिक सुरक्षा को वरीयता देना आवश्यक है। इसके साथ साथ अपारंपरिक सुरक्षा की दृष्टि से भारत में कई समस्याएं हैं जिनके कारण भारत को अपारंपरिक सुरक्षा को भी वरीयता देनी चाहिए। यानी कि वही बात बता रहे हैं बार बार कि दोनों चीज़ों पर भारत को फोकस करना चाहिए, पारंपरिक भी और अपारंपरिक भी। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला, जो कि है 12th क्वेश्चन। इसमें हमें एक कार्टून दिया गया है और इस कार्टून के बारे में हमें देखकर इसे समझना और बताना। देखो इस कार्टून में क्या है, वॉर लिखा हुआ है। जो ये पिग दिखा रखा है इन्होंने, पिग जो है इसके ऊपर लिखा है वॉर और इसके जो बच्चे हैं उनके ऊपर लिखा है टेररिज्म। यानी कि ये यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि अगर युद्ध होता है तो वो आतंकवाद को जन्म देता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, ठीक है। तो युद्ध होने से आतंकवाद बढ़ता है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ वगैरह, गृह युद्ध, ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो उस वजह से भी पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ा है। ऐसा ही अफ़गानिस्तान में हुआ, ऐसा ही पाकिस्तान में हुआ, ठीक है। तो अधिकतर देशों में ऐसा ही हुआ है, इराक में हुआ, ईरान में हुआ, सीरिया में हुआ। तो ISIS जो बना है ये सारी चीज़ें इसी वजह से हुई है, क्योंकि वहाँ पर कभी ना कभी युद्ध हुए हैं, तो वहाँ पे माहौल ठीक नहीं रहा, माहौल ख़राब हुआ और आतंकवाद पैदा हुआ। तो युद्ध आतंकवाद को जन्म देता है, बिल्कुल सही बात है ये। तो ये फोटो में यही दिखाता है कि युद्ध का और आतंकवाद का गहरा संबंध है, युद्ध और आतंकवाद का गहरा संबंध है। और पिछले कुछ वर्षों में जो युद्ध लड़े गए हैं उनका प्रमुख कारण आतंकवाद ही था। उदाहरण के लिए 2001 में आतंकवाद के कारण ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में युद्ध लड़ा, ठीक है। आतंकवाद बढ़ा, फिर वहाँ पे अमेरिका पहुँचा, उसने अफ़गानिस्तान में लड़ाई करी। तो अफ़गानिस्तान में जो कभी सोवियत संघ गया था उस वजह से भी लड़ाई हुई, वहाँ पे आतंकवाद फैला, फिर वहाँ पे अमेरिका को जाना पड़ा। तो आतंकवाद हो रहा है युद्ध की वजह से, युद्ध हो रहे हैं आतंकवाद की वजह से,
दोनों का आपस में गहरा संबंध है। दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले के कारण भारत एवं पाकिस्तान में भी युद्ध की स्थिति बन गई थी। तो युद्ध होता है टेररिज्म की वजह से। जब हमारे देश पर भी अटैक हुआ था उस टाइम पे भी हमारे रिलेशन पाकिस्तान से ख़राब हो गए थे। आज भी हमारे क्यों ख़राब रहते हैं पाकिस्तान से? क्योंकि वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। तो जहाँ पे आतंकवाद होगा वहाँ पे युद्ध भी होगा, और जहाँ पे युद्ध होगा वहाँ पे आतंकवाद भी जन्म लेगा। तो आतंकवाद और युद्ध में गहरा संबंध है। ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर भी करो। इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सीक्वल में मिलती हैं। पहले आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ाया जाता है, बिल्कुल डीप में सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैप वाले क्वेश्चंस और जो भी आपके एग्ज़ाम में आता है ना, सारी चीज़ें आपको यहीं पे कराई जाती हैं। बस आप प्लेलिस्ट को फॉलो करो, वहाँ से चीज़ों को समझो, लाइन से वीडियोस देखो, आपको टेंशन फ्री हो जाना है, कुछ सोचना ही नहीं कि और इसके अलावा क्या है सिलेबस में। बस वीडियोस देखो और अपने नोट्स बनाओ और याद करो अच्छे से।